स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और बेटा आज हम जिस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो गाइनोइशियम होता है उसे किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और जो गाइनोइशियम होता है वह पिस्टल से बनता है। पिस्टल को कार्पल भी कहते हैं। तो पिस्टल या कार्पल से गाइनोइशियम का फॉर्मेशन होता है, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। यदि हम आगे देखें कि जो गाइनोइशियम होता है, यदि उसमें सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे मोनोकार्पलरी कहते हैं। ऐसे गाइनोइशियम को मोनोकार्पलरी कहा जाता है। और यदि मोर देन वन पिस्टल है तो उसे मल्टीकार्पलरी कहा जाता है। मोनोकार्पलरी जो है वह वीट, राइस और मैंगो का गाइनोइशियम होता है, जबकि जो मल्टीकार्पलरी कंडीशन होती है वह दो तरह की होती है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस में पिस्टल या कार्पल फ्यूज़ होते हैं जैसे कि पेपेबर में, और एपोकार्पस में पिस्टल या कार्पल फ्री होते हैं जैसे कि मिचेलिया में। यदि हम बात करें कि पिस्टल के कितने पार्ट होते हैं, पिस्टल या कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अपर मोस्ट बल्ज लैंडिंग पोर्शन को स्टिग्मा कहते हैं, जो बीच का पोर्शन है उसको स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे का जो पोर्शन है, स्वलन पोर्शन, जो कि थैलेमस के ऊपर सिचुएटेड होता है, उसको ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा स्वलन पोर्शन होता है पोलन ग्रेन की लैंडिंग के लिए। पोलन ग्रेन जो है वह स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, जैसे ये पोलन ग्रेन है और ये स्टिग्मा है, बल्ज पोर्शन है। स्टाइल एलोंगेटेड पोर्शन है, और ओवरी जो है वह बेसल बल्ज पार्ट होता है। अब जो ओवरी होता है उसके अंदर में ओवेरियन कैविटी होती है, जिसे लॉक्यूल भी कहते हैं, और इसी लॉक्यूल के अंदर में प्लासेंटा सिचुएटेड होती है। और जो ओव्यूल होता है उसको इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। जैसे कि यदि हम थोड़ा समझें इस चीज़ को, तो जैसे ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल सिचुएटेड है, और इस ओव्यूल को क्या कहते हैं, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होता है। ओव्यूल और ओवरी के बीच का जो स्पेस होता है उसे ओवेरियन कैविटी कहा जाता है। जैसे ये ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल है, और इस ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल के अंदर में प्लासेंटा सिचुएटेड होती है। जैसे देखो, ये हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल है, और ओव्यूल और ओवरी के बीच का जो स्पेस है इसको लॉक्यूल कहते हैं, और लॉक्यूल के अंदर में प्लासेंटा सिचुएटेड है। जैसे ये हमारी प्लासेंटा है, प्लासेंटा से एक स्टॉक निकलता है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये जो स्टॉक निकल रहा है प्लासेंटा से, इसका नाम है फ्यूनिकल। और जो फ्यूनिकल है ये हमारे ओव्यूल के साथ में फ्यूज कर जाता है, और जहाँ पर फ्यूज करता है उसे कहते हैं हाइलम। तो हाइलम एक जंक्शन होता है जहाँ पर जो फ्यूनिकल है वह ओव्यूल के साथ फ्यूज करता है। तो इसको देखो, ओवरी के अंदर में लॉक्यूल प्रेजेंट है, लॉक्यूल में प्लासेंटा लोकेटेड है, और जो ओवरी है उसमें मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल सिचुएटेड होता है। अब कई बार क्या होता है कि ओवरी के अंदर में सिंगल ओव्यूल होता है। तो सिंगल ओव्यूल किन किन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, वीट में, पैडी में और मैंगो में। लेकिन ऐसी ओवरी जिसमें काफ़ी सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसके एग्जाम्पल होंगे पपाया, वाटरमेलन और सीड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ओव्यूल होता है उससे सीड का फॉर्मेशन होता है, और जो ओवरी है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो यदि फ्रूट के अंदर में मल्टीपल सीड प्रेजेंट है, मतलब ये बताता है कि उस ओवरी के अंदर में मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट रहे होंगे, तभी तो मल्टीपल सीड बने हैं। डायग्रामेटिक बात करें, हम डायग्राम के बारे में बात करें, तो डायग्राम में ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। एनाट्रोपस ओव्यूल का चलाजल पोल दिखाया हुआ है, जो कि बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल के चारों तरफ जो होते हैं वे इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट माइक्रोपाइलर टिप पर प्रेजेंट नहीं होते, और माइक्रोपाइलर टिप या रीजन से ही जो पॉलन ट्यूब है वह ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। और हाइलम जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ पर जो ओव्यूल है उसके साथ फ्यूनिकल फ्यूज़ करता है, ये फ्यूनिकल है, और ओव्यूल के साथ में फ्यूज़ करता है हाइलम पर। और न्यूसेलस होता है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। तो फूड मटेरियल को स्टोर करना, रिजर्व करके रखना, ये काम होता है न्यूसेलस का। मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल का डिस्कशन करें, तो ओव्यूल को मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसको इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं, और फ्यूनिकल जहाँ पर ओव्यूल से अटैच होता है उसको हाइलम कहते हैं। ओव्यूल के चारों तरफ ना प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, और इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को इंटीग्यूमेंट कहते हैं।
और इन इंटीग्यूमेंट के अंदर में न्यूसेलस भरा हुआ होता है, जो कि अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है, मतलब फूड को स्टोरेज करना न्यूसेलस का काम होता है। इंटीग्यूमेंट ओव्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं केवल माइक्रोपाइलर रीजन को छोड़ करके, और माइक्रोपाइलर रीजन के अपोजिट होता है चलाजल पोल, जो कि ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है, और चलाजल पार्ट पर ही एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं एम्ब्रियो सेक की। तो एम्ब्रियो सेक की जो एंटीपोडल सेल्स हैं वे चलाजल पोल पर ही सिचुएटेड होती हैं। ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, जिसको एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। और यदि हम प्लॉइडी की बात करें तो ओव्यूल डिप्लॉइड होता है, जबकि एम्ब्रियो सेक हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देखो। यदि हम बात करें पेपेबर की, तो पेपेबर में सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो मिचेलिया होता है उसमें एपोकार्पस कंडीशन होती है। और ये डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल का, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया का। यदि हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाते हैं, और एक फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन्स के बाद में एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। थ्योरेटिकली देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन्स होते हैं, जिससे मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, और मेगास्पोर 4 मेगास्पोर बनते हैं। और ये जो मेगास्पोर हैं इनमें फ्री सेंट्रल माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, जिनसे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में 1 फंक्शनल मेगास्पोर होता है, और इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। जब एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक कैसे होता है, तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें माइटोटिक डिवीजन से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर दोबारा माइटोसिस होती है, 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर अगेन माइटोसिस होती है, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। और ये जो माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, और 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है। तो एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक जो होता है वह 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि एम्ब्रियो सेक का सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो एग एपरेटस होता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और सेंट्रल सेल्स होती हैं। जो एग एपरेटस होता है उसमें एक तो एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। जो सिनर्जिड सेल होती हैं उनमें फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं, मतलब सिनर्जिड सेल जो होती हैं उनके माइक्रोपाइलर टिप पर सेलुलर थिकनिंग्स पाई जाती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर थिकनिंग पाई जाती हैं, जिससे फिलीफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। और फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वह पोलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड्स में। एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वह चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट होती हैं, ओव्यूल के चलाजल एंड की तरफ। और जो पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल है वह मिडिल में प्रेजेंट होती है। और जो एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक होता है वह 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। जिस ओव्यूल की हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, उसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और हाफ इन्वर्टेड ओव्यूल को हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। डायग्रामेटिकली देखो, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोटिक डिवीजन हुआ और 4 मेगास्पोर का डेवलपमेंट हुआ, उसमें से 3 मेगास्पोर का डिजनरेशन हो चुका है, और एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है उसमें स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर सेंट्रल डिवीजन्स हुए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स हुए, जिनसे 2 न्यूक्लियाई बने, देन 4 न्यूक्लियाई बने, देन 8 न्यूक्लियाई बने। और ये जो 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद में ये न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं, इनके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, और एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। और एम्ब्रियो सेक की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पॉलिनेशन। तो जो अगला टॉपिक होने वाला है हमारा दैट इज़ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में। जो पॉलिनेशन होता है उसके काफ़ी सारे मेथड हैं। एक तो ऑटोगेमी होता है, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर के, मतलब यदि सेम फ्लावर की एंथर से और स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी में का जो की वर्ड है, जो की पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सेम फ्लावर होता है और सेम प्लांट होता है, मतलब प्लांट भी सेम रहेगा, फ्लावर भी वही रहेगा, और उसी फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की पिस्टल या कार्पल की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, और इसको ऑटोगेमी कहते हैं।
यदि हम बात करें जिटेनोगेमी की, तो जिटेनोगेमी में क्या होता है कि सेम प्लांट होता है बट डिफरेंट फ्लावर होता है। जैसे आप देखो कि ये प्लांट है, इसका एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है और इसको जिटेनोगेमी कहते हैं। क्योंकि प्लांट सेम होता है और जो दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको जिटेनोगेमी कहते हैं। तो जिटेनोगेमी में सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन होता है एंथर से स्टिग्मा में अनोदर प्लांट की। टेक्निकली तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं क्योंकि डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ऐसा होता है, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि सेम प्लांट है तो जेनेटिक पैटर्न तो उस प्लांट के दोनों फ्लावर का सेम ही रहेगा ना। तो जब सेम प्लांट है तो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है बट टेक्निकली इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं क्योंकि डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ऐसा होता है। लेकिन जीनोगेमी की बात करें तो डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर होता है। जैसे कि ये प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट के बीच में ही जब पॉलिनेशन होता है तो इसको जीनोगेमी कहा जाता है। जैसे कि आपने पपाया में देखा होगा क्योंकि पपाया यूनिसेक्सुअल होता है और यूनिसेक्सुअल प्लांट में जीनोगेमी ही हो सकता है, ऑटोगेमी या जिटेनोगेमी नहीं हो सकता। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, और जैसा पपाया में देखा जाता है यूनिसेक्सुअल प्लांट जीनोगेमी को प्रेफर करते हैं। यदि हम बात करें कि फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, देखो जो वायोला है, जो ऑक्जेलिस है और जो कॉमेलिना है। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना में 2 टाइप के फ्लावर्स बनते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लेस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। तो जब कोई फ्लावर हमेशा ओपन रहेगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चेस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज ओपन होते हैं, लेकिन जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं ये ओपन नहीं रहते, मतलब डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन ही नहीं होते। तो इनमें अस्योर सीड सेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कॉमेलिना में। तो कॉमेलिना इसका एक एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमस फ्लावर का। क्योंकि ये फ्लावर ओपन नहीं होते तो सीड सेट का फॉर्मेशन इनमें होना ही होना होता है और ये स्ट्रिक्टली ऑटोगेमस होते हैं। मतलब जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, जब कोई फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो किसी दूसरे पोलन ग्रेन के उस पर गिरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ऑटोगेमी ही प्रेफरेबल है और उनमें सीड सेट का फॉर्मेशन होता है। यदि हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें कि पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, तो पॉलिनेशन के 2 एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स होते हैं और एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं ये इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जबकि एबायोटिक एजेंट्स में विंड और वाटर होते हैं। तो यदि हम एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें विंड के बारे में बात करेंगे। और यदि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, तो उसे एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली में के लिए क्या होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन्स होना चाहिए उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। और एनिमोफिली के लिए जो स्पेशल कैरेक्टर चाहिए कि पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, क्योंकि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना है। तो पोलन ग्रेन को बहुत ही लाइट वेटेड होना चाहिए ताकि वह हवा में आसानी से उड़ सके, और नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि वह उसमें चिपचिपापन, मतलब वह चिपकने का गुण ना रखता हो, चिपकने की जो पॉसिबिलिटी है उसमें ना हो। तो जो पोलन ग्रेन होता है वह लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए और स्टिग्मा फेदरी होनी चाहिए, बल्ज होनी चाहिए और उसमें पोलन ग्रेन को कैच करने की, पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में, मतलब एक ओवरी के अंदर में सिंगल ओव्यूल पाया जाता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। जैसे कि एग्जांपल देखें तो मैंगो है, मेज़ है, वीट है, राइस है, कॉर्न कॉब है और ग्रासेस है। कॉर्न कॉब एग्जाम्पल जो है वह एनसीईआरटी में डायग्राम से भी समझाया हुआ है। यदि हम हाइड्रोफिली की बात करें तो वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं, और हाइड्रोफिली जो होता है वह बहुत ही लिमिटेड होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में ही होता है। यदि हम हाइड्रोफिली के कुछ एग्जांपल्स देखें तो जोस्टेरा वेलिसिनेरिया और नाजास में हाइड्रोफिली होती है। मतलब जोस्टेरा वेलिसिनेरिया ये वाटर वाले प्लांट है, पानी वाले प्लांट होते हैं, तो इनमें हाइड्रोफिली ही होती है। सी ग्रासेस में भी हाइड्रोफिली होती है, जिसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वह पानी में डूबा हुआ होता है, सबमर्ज होता है, और जो पोलन ग्रेन है वह भी पानी के अंदर ही रिलीज़ होते हैं। और जितने भी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन जो है वह म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं, ताकि जो पोलन ग्रेन है उसमें कोई डैमेज ना हो, इसलिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है उनके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जिसको एंटेरमोफिली कहते हैं। एंटेरमोफिली में पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, ताकि कोई इंसेक्ट यदि फ्लावर के पास आए नेक्टर के लिए तो नेक्टर कलेक्ट करते समय, नेक्टर एकत्रित करते समय, कलेक्ट करते समय क्या हो कि जो पोलन ग्रेन है वह इंसेक्ट के साथ में चिपक जाए। तो जो एंटेरमोफिली है उसके जो पोलन ग्रेन होने चाहिए वह स्टिकी होने चाहिए। फ्लावर जो होने चाहिए वह
कलर्ड होने चाहिए ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें। और नेक्टर और पॉलन ग्रेन कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो कि इंसेक्ट को दिए जाते हैं पॉलिनेशन के बदले। तो पॉलिनेशन के बदले इंसेक्ट को भी रिवॉर्ड्स मिलता है, जिसको फ्लोलर रिवॉर्ड्स भी कहते हैं, फ्लावर रिवॉर्ड्स भी कहते हैं, जो फ्लावर बदले में प्रोवाइड करता है। तो नेक्टर और पॉलन ग्रेन ऐसे रिवॉर्ड होते हैं। जैसे बीज डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं एनसीईआरटी में, बीज को डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट बताया गया है। ऑर्निथोफिली को वर्ल्ड पॉलिनेशन कहते हैं और मेलिकोफिली को स्नेल और स्नेक पॉलिनेशन भी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में क्या होता है कि इनमें देखो, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये पानी में ही होते हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोफिली नहीं पाई जाती, मतलब पानी के थ्रू यानी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, इनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। तो इनमें पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू नहीं होता। और क्रिप्टेरोफिली की बात करें तो वेट पॉलिनेशन को क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, देखो वैसे तो क्या होता है कि मैक्सिमम जो फ्लावर्स होते हैं, मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं वह पॉलिनेशन के बदले नेक्टर प्रोवाइड करते हैं रिवॉर्ड के रूप में, फ्लावर रिवॉर्ड के रूप में या फ्लावर रिवॉर्ड के तौर पर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यक्का और मॉथ में एक डिफरेंट मैकेनिज़्म देखी गई है, जिसमें जो मॉथ होता है वह अपने एग्स डिपॉजिट करता है ओवरी के लॉक्यूल में और इसके बदले में पॉलिनेशन करता है युक्का प्लांट का। तो युक्का प्लांट के पॉलिनेशन के बदले जो मॉथ है वह अपने एग्स के लिए एक सेफ स्थान यानी कि सेफ प्लेस जो है उसमें अपने एग्स को डिपॉजिट करता है, जो कि ओवरी का लॉक्यूल होता है। और इनकी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकती और इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। म्यूचुअलिज्म किसे कहते हैं? जब एक दो जो एनिमल्स हैं वे अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट ना कर सकें, या फिर एनिमल और प्लांट एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर सकें, तो इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और युक्का और मॉथ में म्यूचुअलिज्म ही पाई जाती है। अमोर्फोफेलस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमोर्फोफेलस टॉलेस्ट फ्लावर होता है, इसकी हाइट 6 फीट तक होती है और जो फ्लावर रिवॉर्ड्स होता है वह सेफ प्लेस होता है एग लेइंग के लिए। ऐसा ही युक्का और मॉथ में भी देखा गया है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को अब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए